Good morning, everyone. Today I am going to start a new chapter of Indian economic development. Development experiences of India. A comparison with neighbors. जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ कंपैरिजन करके हम अपने डेवलपमेंट को देखेंगे इस चैप्टर में, राइट? और ये यूनिट हमारी 6 मार्क्स की है. नाउ अ कंपैरिजन विद नेबर्स, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना. हम लोग कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान और चाइना के साथ. इंडिया का कंपैरिजन किस किस चीज़ों पे कंपैरिजन करेंगे? ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टोरल डेवलपमेंट, अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, राइट? तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे हम लोग कंपैरिजन करेंगे इंडिया का चाइना के साथ और इंडिया का पाकिस्तान के साथ. अब देखो, ग्लोबलाइजेशन ने सारी कंट्रीज़ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला था, ठीक है? और ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से इंडिया पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा. हम सारी कंट्रीज़ के साथ, हमारा और कंट्रीज़ के साथ ट्रांजैक्शन शुरू हुआ. हमारे यहाँ बहुत सारी कंट्रीज़ ने काम दिया, हमने बाहर काम लिया, हमारे मार्केट साइज़ बढ़ा. तो ग्लोबलाइजेशन ने हमारे अलोंग द वर्ल्ड हमारा जो कंपटीशन है बढ़ाया, और हम लोगों ने जो है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को हम लोगों ने बहुत अच्छे से जानने की कोशिश की कि हमारी क्या क्या स्ट्रेंथ है और क्या क्या हमारी वीकनेसेस है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़. कहाँ हम कमज़ोर हैं और सामने वाली कंट्री जो है स्ट्रॉन्ग है, और कहाँ हम स्ट्रॉन्ग है और सामने वाली कंट्री कमज़ोर है, ठीक है? नाउ देयर इज़ ऑल्सो एन इंक्रीजिंग ईगरनेस. अब भैया और जगह पे हम लोग देखें कि और कंट्रीज़ में क्या क्या चीज़ें हैं, नया देखो, कुछ हम भी सीखें, कुछ हम आगे बढ़ें, राइट? उनसे देख के हम भी डेवलप करें, तभी हम लोग डेवलपिंग हैं. हम लोग वेस्टर्न एरिया से बहुत कुछ सीखते हैं और उसको आगे हम अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं. तो यही सारी चीज़ें कि हम अदर कंट्रीज़ का देखते हैं, उनसे सीखते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उसे फॉलो करें, राइट? इट ऑल्सो अलाउज देम टू बेटर अंडरस्टैंड देयर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस विद देयर नेबर्स. अभी हम लोग इसे पढ़ चुके हैं. तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग वेरियस डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज जो चाइना की रही हैं या जो हमारी रही हैं या जो पाकिस्तान की रही हैं, जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनकी इकोनॉमी कैसे चली है, क्या डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज थी, वही सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं. तो कौन सी दो हम नेबरहुड कंट्रीज़ लेंगे? पाकिस्तान एंड चाइना. तो थोड़ा बहुत सबसे पहले हम चाइना के बारे में पढ़ते हैं. चाइना आज की डेट में भी अगर हम देखें, रिसेंटली मूविंग टूवर्ड्स मोर लिबरल इकोनॉमी और फ्रीडम होता जा रहा है. पाकिस्तान मिलिट्रिस्ट पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर है, लिबरल कम है. इंडिया जो है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की. यहाँ पे मिलिटेरियस्ट पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर नहीं है, राइट? और बहुत ज़्यादा लिबरल भी नहीं है, डेमोक्रेटिक है. अपनी मर्जी से आप काम कर सकते हो, डेमोक्रेसी हम लोग को यहाँ पे मिली हुई है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट चाइना, चाइना के अंदर जो है बहुत पुराने सिविलियंस हैं, बहुत पुराना उनका रिलीजियस चलता आ रहा है, बहुत पुराने पीपल हैं. सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है. चाइना के बाद जो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है, जिसके अंदर बहुत बड़ी कंट्री जिसे कह सकते हो, कनाडा एंड रशिया है, जिसका एरिया जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू देयर पॉपुलेशन. चाइना का ग्रोथ प्रोग्रेस कैसे कैसे चला, एक एक चीज़ हम देखते जाएंगे. किस साल में चाइना ने क्या किया? तो 1949 में चाइना ने इस्टेब्लिश किया पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना. सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में दो, राइट? 53 में इकोनॉमिक प्लानिंग की कि अब हमें कैसे कैसे अपनी इकोनॉमी को देखना है. 58 to 60 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन आया. ये अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे, राइट? 76 के अंदर ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन आया. एंड देन 78 के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए चाइना के अंदर. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक इन चाइना, माओ जेडोंग. उस टाइम पे हम वहाँ के जो लीडर थे वो माओ जेडोंग थे. 1949 में वन पार्टी रूल जो है आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949. सारे क्रिटिकल सेक्टर्स, जितने भी हमारे वहाँ चाइना में जितने भी क्रिटिकल सेक्टर्स थे जो इंडिविजुअल देखते थे, वो सारे के सारे किसके अंडर में लाए गए? गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाए गए. 53 to 58 में इकोनॉमिक प्लानिंग की गई कि हम लोग देखते हैं, मतलब आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द चाइना, कि चाइना वाले ये सोचते थे कि हम सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं, हमें एग्रीकल्चर से ऊपर उठना है, हमें सिर्फ एग्रेरियन इकोनॉमी नहीं रहना, हमें डेवलप करना है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी लेकर आनी है, राइट? तो इसीलिए उन्होंने क्या किया? ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन लेकर आए वो 1958. ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन इनवाइट किसने किया था? माओ जेडोंग ने इन सेकेंड 5 ईयर प्लान. ये 5 ईयर प्लान उन्हीं का है, चाइना वालों का, हमारा नहीं है. अभी जो हम बात कर रहे हैं सब चाइना की कर रहे हैं.
ग्रेट लीप फॉरवर्ड में था क्या? इसमें था कि हम अपनी इकोनॉमी को, एग्रेरियन इकोनॉमी को मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर लेके आए, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करें. चाइना डजंट वांटेड टू डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर ओनली, तो दे वांट टू develop and they want to modernize themselves from the agrarian economy to the industrial economy. So rapid industrialization हुआ. अब इसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाई उन्होंने? बहुत सारे फार्मर्स को ऑर्डर किया गया कि आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़िया करने में प्रोजेक्ट लग रहा है उसमें काम करें, आयरन और स्टील के प्रोडक्शन में काम करें, रेदर देन वर्किंग ऑन एग्रीकल्चर फार्मिंग करने की बजाय आप इंडस्ट्रीज़ में काम करें. लोगों को एनकरेज किया गया कि अपने जो प्लॉट्स हैं उस पर इंडस्ट्री खोलो, बैकयार्ड्स में इंडस्ट्री खोलो, उनको एनकरेज किया गया. लोगों ने कम्यून स्टार्ट कर दी. कम्यून्स का मतलब सब मिल के, जैसे किसी के प्लॉट पड़े हुए हैं जो साथ सपोज 4-5 लोगों के साथ प्लॉट है, चारों पाँचों मिलकर वहाँ पे फार्म पॉपुलेशन हो गई. फार्म पॉपुलेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या है, कम्यून सिस्टम में कलेक्टिव सबने मिल के एक लैंड, बहुत सारे लैंड को एक कर दिया गया, वहाँ फार्मिंग की. राइट, उससे क्या हुआ, उनका फार्म प्रोडक्शन भी अच्छा हुआ और उन्होंने जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन भी अच्छा किया. तो इन रूरल एरियाज कम्यून्स वर स्टार्टेड अंडर कम्यून सिस्टम. पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड्स, मिल के काम कर लो, है ना. तो उसमें क्या होगा, कुछ जहाँ पे तो कुछ लोग काम कर रहे हैं और बाकी जो खाली जगह हो जाएगी वहाँ पे इंडस्ट्रीज बन जाएगी. In 1958, there were 26,000 communes covering almost all the farm population, right? सारी फार्म पॉपुलेशन 26,000 कम्यून्स ने कवर कर ली थी, बाकी सारे पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया. ना प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग GLF, क्या क्या प्रॉब्लम आई? प्रॉब्लम ये आई कि बहुत उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया, ड्रॉट हो गया. अब जब ड्रॉट हुआ, डिज़ास्टर हो गया, तो उसकी वजह से 30 बिलियन लोग मर गए. जब दिख रहा है कि हाँ चाइना जो है बिल्कुल गड़बड़ होता जा रहा है, तो उस पॉइंट पे क्या हुआ, रशिया ने भी अपने कुछ लोगों को वापस बुला लिया. रशिया और चाइना का कन्फ्लिक्ट हुआ. रशिया ने जो अपने टेक्नीशियंस भेजे हुए थे, प्रोफेशनल्स भेजे हुए थे चाइना में उसको डेवलप करने के लिए, उसके इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को बढ़िया करने के लिए उन्हें वापस बुला लिया. जब वापस बुला लिया तो उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस जो है वो रुक गया. सो ग्रेट लीप फॉरवर्ड वॉज अ डिज़ास्टर. फिर आया ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन. यह आया था 1966 में. माओ जेडोंग ने ही इंट्रोड्यूस किया था. इसमें उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने अपने, क्योंकि अब पहले बाहर से प्रोफेशनल्स बुलाए थे, अब उन्होंने क्या किया, बाहर से बुलाने की बजाय बेटर टू गिव ट्रेनिंग टू योर ओन स्टूडेंट्स, जो तुम्हारे अपने बच्चे, तो उन्होंने अपने ही स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को भेजा काम सीखने के लिए, काम करने के लिए कोने कोने में, राइट, कंट्री साइड. तो यहाँ से गांव से भी निकाल के लोगों को बाहर भेजा कि आप जाके सीख के आएँ, कि आप बाहर से हमें हेल्प ना लेनी पड़े, हम अपने यहाँ सीखें. इसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे चाइना के अंदर 1978 में. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो इंट्रोड्यूस हुए थे चाइना के अंदर, उसके अंदर सबसे पहला फेज़ क्या था, फॉरेन ट्रेड के अंदर ध्यान दिया, एग्रीकल्चर के अंदर ध्यान दिया और इन्वेस्टमेंट सेक्टर के अंदर ध्यान दिया. इन 3 चीज़ों को फर्स्ट फेज़ में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था. इनिशियल फेज़ में एग्रीकल्चर को कम्यून लैंड्स बना दिया गया था, वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स. जो पहले हमारा ग्रेट लीप फॉरवर्ड आया है, उसके बाद हम लोगों ने जब ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए तो हमने उनको छोटे छोटे प्लॉट्स में वापस डिवाइड कर दिया. और जो हमने उन्हें दिया प्लॉट, जब भी दिया गया तो उनको ओनरशिप नहीं दी गई, उनको सिर्फ यूज़ करने के लिए दिया गया कि आप उसे यूज़ करें, आपका जो भी इनकम हो रहा है आप टैक्स पे करें और बाकी इनकम आपकी, आप यूज़ करें, राइट. आपकी ओनरशिप नहीं है, बट यू विल गेट द बेनिफिट फ्रॉम इट, बट पे द टैक्स जो भी आपकी इनकम है. उसके बाद के फेज़ में रिफॉर्म्स में देखा गया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, इन सब में जो है ध्यान दिया गया. तो प्राइवेट सेक्टर फर्म्स एंड विलेज एंटरप्राइजेस वर अलाउड टू प्रोड्यूस गुड्स, उनको अलाउ किया गया. और जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस थे, दैट मीन्स जो पब्लिक एंटरप्राइजेस थे, उनको कंपटीशन दिया गया प्राइवेट सेक्टर से, तो उनको कंपटीशन फेस करना पड़ा. उन्होंने बहुत अच्छा काम उसके बाद कंपटीशन से देखो काम बढ़िया करना शुरू किया. देन इट कम्स डुअल प्राइसिंग इन द प्रोसेस, रिफॉर्म प्रोसेस. उसमें प्राइस कैसे फिक्स करना है ये भी ध्यान दिया. डुअल प्राइसिंग आया, डुअल प्राइसिंग को भी ध्यान में रखना है, डुअल प्राइसिंग पॉलिसी आई. इसमें क्या था, एक प्राइस तो फिक्स किया गया, गवर्नमेंट ने फिक्स किया कि फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स अगर लेंगे, वो खरीद रहे हैं तो एक बाय और सेल करेंगे फिक्स्ड क्वांटिटी और फिक्स्ड प्राइस पे, जो गवर्नमेंट ने किया. रेस्ट उतनी क्वांटिटी बिकने के बाद
जो रेस्ट परचेज थी वो मार्केट प्राइस पे जाती थी, उसमें आप अपना कितना भी प्रॉफिट आप उसके अंदर ले सकते थे। तो ये डुअल प्राइसिंग सिस्टम आया। चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बना दिए गए थे टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स। जोन ऐसे बनाए कि वहाँ से लोग सीधे वहीं पे आके जो है अपना इन्वेस्टमेंट करते थे। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन चाइना एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के थ्रू वो जो है एक्सपोर्ट करते थे वर्ल्ड में। तो ये था हमारा चाइना का। और इसके बाद इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग द डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ द पाकिस्तान एंड देन वील कंपेयर इंडियाज डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी विद all the two countries, China and Pakistan. Thank you. God bless you all.